नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जिसमें संविधान, लोकतंत्र दोनों ही खतरे में पड़ गया लगता है। ये मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, जो हालात बने हुए हैं, वो बहुत ही विकट हो चुके हैं। सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके खेवैया खेवनहार नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही तो दो राहे पर आकर के खड़े हो गए हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और वो भी राहुल गांधी से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। वो भी खास तौर पर प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री अमित शाह को। राहुल गांधी ने इन दोनों को ही अपने निशाने पर ले रखा है। बौखलाहट दोनों में नजर आ रही है, साफ साफ। दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है कि अब वो जिस हिसाब से 2014 से 2024 तक उन्होंने राजनीति की, उससे कुछ अलग है। लिहाजा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रणनीति ने भाजपा को और भी उलझन में डाल दिया है। इन परिस्थितियों में जहां संसद का पिछला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया, महज 2 दिन 16 घंटे 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा हो सकी, और अब आज से शुरू हुआ दूसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट ही चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगता नहीं है कि इस हफ्ते में भी कोई विधायी कार्य निपटाए जा सकेंगे। आलम यह है कि एसआईआर को लेकर के, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वार और भारत को जिस तरह से उन्होंने लगातार अपमानित किया है, उसे लेकर के प्रधानमंत्री की खामोशी, इन सब तथ्यों को अगर जुटा लिया जाए तो निश्चित तौर पर सत्ता बेचैन है। इस बीच राहुल गांधी का 5 अगस्त यानी कि कल कर्नाटक के बंगलुरु से चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग पर जिस तरह से वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसका खुलासा करने की घोषणा की है उन्होंने। और यहां तक कहा है कि ये एटम बम होगा। उन्होंने कहा है कि उनके पास एटम बम है, उस पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है। राहुल कल क्या खुलासा करते हैं, इस पर टकटकी लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं। उधर राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष 8 अगस्त को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने की तैयारी है। उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। इसके अलावा बिहार चुनाव, जिसे लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। गठबंधन के बाद ये जो बिहार में पदयात्रा भी निकाली जानी है रक्षाबंधन के बाद, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का मुद्दा भी, उसे भी अपने कब्जे में करना चाहती है इंडिया गठबंधन ने
अपना प्रत्याशी उतारने का भी मन बना लिया है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। ये इतना आसान नहीं है एक साथ सभी मोर्चों पर विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है और इन सब मुद्दों को लेकर के पुख्ता रणनीति तैयार करने के लिए 7 तारीख को राहुल गांधी अपने नए आवास, नेता प्रतिपक्ष के आवास पर उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। ये बैठक लोकसभा चुनाव के बाद से संभवतः पहली बार हो रही है रूबरू। इसकी जरूरत पड़ी थी तब एक वर्चुअल मीटिंग की गई थी, लेकिन अब राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक होने जा रही है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। कारण यह है कि इसमें पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। यहां तक कि टीएमसी और ममता बनर्जी भी अब समझ चुकी हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस से पंगा लेना ठीक नहीं है, उनके साथ ही चलना मुनासिब होगा, क्योंकि बिहार के बाद अगला आक्रमण पश्चिम बंगाल पर ही होने वाला है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है उसके बाद अगर चुनाव आयोग के पक्ष में कोई फैसला आया तो चुनाव आयोग दुगने उत्साह के साथ अपनी एसआईआर की कार्रवाई को पूरे देश भर में लागू कर देगा। लिहाजा ये अस्मिता का सवाल हो गया है। इसके चलते, एसआईआर के चलते केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई शुरू की है, दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में जिस तरह से बंगाली लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी भाषा को लेकर के उन्हें हर बंगाली को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, इसे लेकर के तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, अंदर से घबराई हुई हैं, कुछ सहमी हुई भी हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बंगाली और बंगाली दीदी दीदी कह करके जो एक कटाक्ष करने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री ने, उसका जवाब पश्चिम बंगाल के वोटरों ने दिया था। और अब की बार तो सीधे सीधे बंगाली अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया है। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस भी अब इंडिया गठबंधन से अलग होने या ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन का मुखिया बनने की कोशिश नहीं करेंगी। दरअसल मामला बहुत पेचीदा हो गया है और जिस तेवर के साथ, जिस आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने बैटिंग करने का फैसला किया और उसके बाद वो लगातार फ्रंट फुट पर, बैक फुट पर, जहां भी हो, जैसी भी गेंद आवे, हाफ वॉली हो या बाउंसर हो या यॉर्कर हो, उसे वो छक्का लगाने से नहीं बाज आ रहे हैं। लिहाजा बहुत ही सफल, बहुत सटीक रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं और यही वजह है कि आज राहुल गांधी का कद पहले से काफी ऊपर हो चुका है। पिछले 11 सालों में या कहें कि पिछले 20 सालों में, 21 सालों में पूरी भाजपा आरएसएस ने मिलकर के, उद्योगपतियों के साथ मिलकर के जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उन्हें नकारा घोषित करने की कोशिश की गई, उन सब से अलग वो दिन ब दिन निखर करके आते गए। जितना उनके ऊपर मुकदमा लादा गया, जितना अनर्गल प्रलाप किया गया, जिस तरह से उनको एक पप्पू साबित करने की कोशिश की गई देश भर में, उन सब से उबर करके आज राहुल गांधी निश्चित तौर पर देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस आदमी ने अपना कद बहुत 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 ऊंचा कर लिया है। और सबसे इसके पीछे सबसे खास बात यह है कि एक तो उन्होंने देश को समझा, देश की नब्ज को समझा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिस तरह का एग्रेशन टू द पॉइंट होना चाहिए था वो उन्होंने दिखाया। और अब जिसका नतीजा हुआ कि पहली बार मोदी सरकार में
राहुल गांधी को एक संवैधानिक पद मिला, नेता प्रतिपक्ष का, और उस पद को, उस गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए जिस तरह से उन्होंने आम जनता की आवाज संसद के भीतर उठाने की कोशिश की गई। शुरुआती दौर में कुछ उनको मौके मिले संसद के भीतर बोलने के लिए, एक्सटेम्पोर जिस तरह से उन्होंने अपनी बात सदन के अंदर रखी, जनता की आवाज उठाई और सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उसने उनकी लोकप्रियता जबरदस्त उसमें इजाफा किया है। हाँ, इतना ही नहीं, जिस तरह से वो आम जन से उनका जो सरोकार हुआ, आम जन से उनका जो जुड़ाव हुआ, उसने राहुल गांधी को बहुत ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। और दूसरी ओर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 10 साल तक निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया में अपनी शोहरत कायम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे की ओर है, ढलान पर है। देश में विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप जाएं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जीना दूभर कर दिया है। एक तरफ से वो भले ही पब्लिक के बीच में आकर के वो कुछ भी कहें, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती है कि आज जिस कठिन दौर से नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, उतनी कठिन दौर से शायद इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गुजरा होगा, जिसे घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगह कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वो खुद हैं। उनकी विदेश नीति, उनकी अर्थनीति, उनकी रक्षा नीति, उनकी कूटनीति, वो सब कुछ धराशायी हो चुकी है। पहलगाम की घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमारी सेना ने अदम्य साहस का प्रयोग किया, अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, वो चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, सब ने मिल करके। लेकिन गड़बड़ी कहाँ रह गई? वो शुरुआती दौर, जो जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी सेना को, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति ये सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दिखा नहीं पाए। बावजूद इसके सेना ने अपने कौशल से, अपनी रणनीति से पाकिस्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोप यही तो है सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर कि जब हमारी सेना ने एक लय पकड़ ली थी और वो लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रही थी, ऐसे में सीज फायर क्यों? और वो भी सीज फायर को लेकर के एक बड़ा वितंडा पैदा हो गया। ये सारी चीजें मिला करके, और जो टैरिफ वार है, जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के भारत को अपमानित किया है, पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबरी में ले आ दिया, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान के मार्फत 140 करोड़ जनता को अपमानित कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री उनका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय संसद के लिए। और इसे राहुल गांधी ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ भारत की आवाज बन करके, भारतीयों की आवाज बन करके, 140 करोड़ लोगों की आवाज बन करके वो खड़े हुए हैं। और वाकई आज वो इस स्थिति पर आ गए हैं कि वो आग से खेल रहे हैं।
एक चीज और कह करके मैं अपनी बात को आज विराम दूंगा कि राहुल गांधी जिस मुकाम पर आज पहुंच चुके हैं, वहां से पीछे मुड़ करके देखना मुनासिब भी नहीं है। और वो दिन अब दूर नहीं जब वो देश का नायक कहलाएंगे। जननायक वो बन ही चुके हैं और वो कुर्सी अब लोगों के अंदर ये आकांक्षा भी जगी है, लोगों को ये विश्वास हो चला है कि इस देश को जो डिरेल हो चुकी है ट्रेन, उसको पटरी पर अगर कोई ला सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्वाभिमान, सम्मान, उसकी खुददारी कोई वापस ला सकता है तो वो राहुल गांधी है। अब पीछे मुड़ करके देखने की कोई जरूरत रह नहीं गई है। ये दीगर बात है कि सरकार ने प्रधानमंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को, सारी स्वायत्त शासी संस्थाओं को, सारी एजेंसियों को, सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। बावजूद इसके अगर कोई लड़ रहा है तो वो और कोई नहीं, राहुल गांधी हैं। इसीलिए अब उनके पास एक स्थिति, वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है। नमस्कार, अजय द्विवेदी।